दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे वीडी सावरकर और राष्ट्रवादी इतिहास की दुविधा के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मुकेश 24/7 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे वीडी सावरकर और राष्ट्रवादी इतिहास की दुविधा के बारे में। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि स्वतंत्रता संघर्ष की संख्यायिकी क्या है? एक उदाहरण देखें। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ में भारतीय केंद्रीय विधानमंडल में यूरोपीय समूह के सचिव ने सभा को ध्यान दिलाया कि उनका निर्वाचक क्षेत्र मुट्ठी भर लोगों से मिलकर बना है। यह कर्तव्य हमें भारत में हुकूमत कर रहे गोरों की गणना करने में सहायक है। पता चलता है कि 1939 में 90,000 अंग्रेज वयस्क मिलकर 35 करोड़ भारतीयों पर राज कर रहे थे। बच्चों और महिलाओं की संख्या भी जोड़ लें तो कुल अंग्रेजों की संख्या 1,60,000 तक जाती है। अंग्रेज आबादी को सरकार ने सैनिकों, अधिकारियों और गैर अधिकारियों में विभाजित कर रखा था। आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा सैनिकों का था, जो 60,000 तक था, और अधिकारी वर्ग, जिसमें भारतीय सिविल सेवा, पुलिस, अभियांत्रिकी और सिंचाई अधिकारी शामिल थे, उनकी संख्या 12,000 थी। यानी आबादी का यह सबसे छोटा हिस्सा शासन का पर्याय था। इस संख्यायिकी से अनुमान लगाएं तो ब्रिटिश राज में एक अंग्रेज के लिए 2,000 से अधिक भारतीय मौजूद थे। अब इस इतिहास का विद्यार्थी और ऐतिहासिक चिंतन से परिचित कोई भी नागरिक ऊपर प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का आधार पूछेगा, यानी स्रोत कौन, कब, कहाँ, कैसे और क्यों, तो बताते चलें कि यह आंकड़े 1939 में ओलिवर स्टैम्बिंग्स द्वारा लिखित आलेख द यूरोपियन इन द न्यू इंडिया, द एशियाटिक रिव्यू, जुलाई 1939 में प्रस्तुत किए गए हैं। यह आंकड़े यह इंगित करने के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं कि आप यह समझें और जान सकें कि अंग्रेजी राज बिना भारतीयों का समर्थन लिए शासन नहीं रह सकती थी। इतिहास लेखन में ऐसे भारतीय समर्थकों को कौलारेटर कहा गया है और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने इसे किसी उपशब्द की तरह प्रयोग किया है, जो कि गलत है। आम पढ़ा लिखा भारतीय जो सरकारी नौकरी में आना चाहता था, वह ब्रिटिश सरकार के साथ काम करता था। इस नौकरी में एक हिस्सा मिलिट्री और दूसरा पुलिस के रूप में बड़ी आबादी का रूप लिए हुए था। राजे महाराजाओं को पेंशन मिलती थी। 1930 से लेकर के 1931 में सविनय अवज्ञा के चरम पर शैक्षिक आर्थिक मंदी की मार झेल रहा ब्रिटिश एम्पायर हर सरकारी मुलाजिम का वेतन काट बैठा, लेकिन पुलिस के सिपाहियों के वेतन में बढ़ोतरी हुई। क्यों? सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रही भारतीयों का घोर दमन भारतीयों ने से पुलिस ही कर रही थी। थोड़ा और पीछे जाएं तो जलियांवाला बाग 1919 के संदर्भ में हमें ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायल याद रहता है, लेकिन राष्ट्रवाद की समस्याएं गोरखा राइफल्स, पठान, बलूच और सिंध राइफल्स के उन सैनिकों की याद नहीं करने देती जिन्होंने गोलियों की बौछार की थी। क्या हम किसी ऐसे सैनिक के बारे में जानते हैं जिसने रेजिनाल्ड डायर के हुक्म की नाफरमानी की हो? नहीं। वर्तमान विवाद संदर्भ और तथ्य क्या है, इसका निचोड़ इसका क्या है? इस विस्तृत भूमिका के बाद वर्तमान विवाद को देखते हैं। हाल ही में इस बात को लेकर खूब विवाद हुआ है कि विनायक दामोदर सावरकर ने गांधी जी के कहने पर अपनी रिहाई की याचिका दाखिल की थी। सबसे पहले इस विवाद की सच्चाई जान लेते हैं। तथ्य यह है कि विनायक दामोदर सावरकर द्वारा अपनी रिहाई के लिए दाखिल की गई याचिका से महात्मा गांधी का कोई दखल नहीं था। महात्मा गांधी द्वारा इस संबंध में किए गए किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के पहले ही सावरकर याचिका दाखिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना गलत होगा कि सावरकर ने ऐसा गांधी के कहने पर किया। हाँ, ऐतिहासिक स्रोतों में से मालूम होता है कि 1920 में विनायक सावरकर के भाई डॉक्टर नारायण राव सावरकर ने गांधी से सावरकर की रिहाई के मामले में हस्तक्षेप करने का निवेदन किया था। कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल 19 जनवरी 1920 को लिखे गए इस खत में जवाब में गांधी ने
नारायण राव को सलाह दी थी कि वह एक याचिका तैयार कर रहे हैं और इस बात को जन जन तक ले जाएं। विनायक सावरकर का अपराध एक राजनीतिक अपराध है। कुछ महीनों बाद मई 1920 के यंग इंडिया के अपने लेख में गांधी ने ब्रिटिश सरकार का धन्यवाद किया कि कई राजनीतिक बंदियों को क्षमा किया गया है। उन्होंने सावरकर ब्रदर्स नामक इस लेख में अंडमान जेल में कैद सावरकर भाइयों की रिहाई का समर्थन किया और आश्चर्य प्रकट किया कि अंग्रेजी सरकार उन्हें क्यों रिहा नहीं कर रही है। इस लेखन में गांधी आगे लिखते हैं कि वाइसराय को हिज मैजेस्टी ने यह अधिकार दिया है कि राजनीतिक बंदियों को राज्य क्षमा प्रदान की जानी चाहिए और कोई कारण नहीं है यह सावरकर बंधुओं को क्यों नहीं मिले। उल्लेखनीय है कि यह असहयोग आंदोलन का समय था और कई राजनीतिक बंदियों को राज्य क्षमा दी गई थी। राष्ट्रवाद के अतिरेक इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि विनायक सावरकर ने अपनी रिहाई के लिए अंग्रेजी शासन के सक्षम कई याचिकाएं दाखिल की थी, लेकिन यह भी तथ्य है कि नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या में शामिल होने और राजद्रोह में दोषी पाए जाने के बाद सावरकर को मिली 50 वर्षों की कड़ी सजा ब्रिटिश राज में अद्वितीय थी। हमारे सामने सवाल बस यह रह जाता है कि एक महत्वपूर्ण राजनेता, क्रांतिकारी और विचारक की 82 वर्षों की जीवनी केवल माफीनामे तक क्यों सीमित रहे। अंडमान में प्रवेश से पहले और रत्नगिरी आने के बाद के जीवन की अनदेखी क्यों हो। साथ ही चूंकि आज के राजनीतिक में सावरकर दोबारा एक महत्वपूर्ण चिंतक बनकर उभर चुके हैं, तो क्या उनका इन प्रश्नों का वर्तमानवाद ही इन्हें अतिरेका में फंसा डालता है। दर्शन से अलग इतिहास में वर्तमानवाद एक ऐसी दृष्टि है जहां वर्तमान विवाद इतिहास विवेचन की भावना और दिशा निर्धारित करती है। अभी चूंकि राज्य सत्ता हिंदुत्व की राजनीतिक धारा और धारा को रेखांकित करने के लिए सावरकर का निरंतर प्रयोग कर रहा है, इसलिए वह सावरकर द्वारा लिखे माफीनामे को अन्य तरीकों से विवेचित करने या उसे भुला देने की परोकार है। वहीं विपक्ष सावरकर के लंबे और क्रांतिकारी और समाज सुधारक छवि को भूलकर केवल माफी नामे पर अड़ी रहना चाहती हैं। इस अतिरेकों से बड़ा नुकसान इतिहास और इतिहास विमर्श का हो रहा है, जहां महत्वपूर्ण राजनेताओं और विचारकों को समग्रता में नहीं देखना चाहते हैं। इस नाते ऊपर जिस तरह से हमने इस लेखन को आरंभ किया था और उस लौटिए स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद स्वतंत्रता आंदोलन पर हमारे पास विपुल साहित्य है। हर महत्वपूर्ण सैद्धांतिक हस्तक्षेप का खंडन दूसरी प्रस्थापना से किया जा सकता है। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में जहां संपूर्ण देश स्वतंत्रता के लिए संघर्ष सत्य दिखाई देता है, वहीं दूसरी प्रस्थानाओं में भारतीय लोगों ही भारतीय क्रांतिकारियों और सत्याग्रहियों का दामन करते हुए भी दिखाई देते हैं। अगर हम इस राष्ट्रवाद की परिणति केवल इस आधार पर स्थापित करते हैं कि कौन कितनी बार और कितनी देर तक जेल गया, तो फिर क्या लखनऊ, नैनी और अल्मोड़ा जेल में बंद रहे जवाहरलाल नेहरू के अनुभव अंडमान के बंदियों और लाहौर जेल में बंद रहे जयप्रकाश नारायण के अनुभवों जैसी ही है? कतई नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन की इतिहास एक रेखीय लघु कथन होकर अरेखीय या बहुरेखीय महाकाव्य है। यहाँ हर राजनीतिक विचारधारा, राजनेता, घटनाक्रम, आंदोलन, क्रांतिकारी अभिव्यक्ति आदि पर कई मतलब उपलब्ध हैं। उन्हीं कई मतों में ऐतिहासिक तथ्य कटाक्ष भी हैं और कई बार विवेचन के लिए प्रवृत्त भी। विनायक सावरकर की सघन जीवन यात्रा में केवल माफीनामे पर रुक जाना, वैसे ही जैसे जवाहरलाल नेहरू के जीवन में केवल भारत चीन युद्ध 1962 पर टिक जाना। वर्तमान राजनीतिक हर समय अपने लाभ के लिए अनंत और अपरिमित अतीत के एक हिस्से में लिखित इतिहास के एक और छोटे हिस्से को समग्र कहकर रेखांकित करती रहेगी। यहाँ जिम्मा नागरिक समाज का है कि वह इतिहास चिंतन से राज्य सत्ता के उन प्रयासों को चुनौती दे जिससे ज्ञान की एक धारा को राज्य सत्ता बलपूर्वक आधिकारिक ज्ञान बनाना चाहती है। हर दौर में राजनीतिक की जरूरतें अतीत की अतिरेकती मान्यताओं को अपनाने की जिद के साथ अड़ी रहती है, पर इतिहास का विवेक हमेशा ही
इसे चुनौती देता है। नागरिक समाज का यह इतिहास बौद्ध जितना विवेकपूर्ण होगा, अतिरेकों को खारिज करना उतना ही आसान होगा, उतना ही इजी होगा। वैसे क्या आप भी कुछ वीडी सावरकर और राष्ट्रवादी इतिहास की दुविधा के बारे में जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप सबसे पहले वीडियो पाना चाहते हैं तो घंटी को दबाएं। मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो के साथ में।